हेलो एवरीवन। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की मैं प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और बड़ा ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे यार बेरेक्ट की लैंग्वेज तो बिल्कुल डिफरेंट है और आपने जो समझाया वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो समझाया वो डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है विद द हेल्प ऑफ एआई। अभी बता देता हूँ एंड बहुत अच्छा है। जिन्हें नहीं समझ आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। मान लो आप बैक बेंचर्स हो या फिर आपको समझ ही नहीं आता लो क्या है या फिर बीएनएस के सेक्शंस कैसे पढ़ने हैं, तो बेरेक्ट की लैंग्वेज तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में ये बनाया है। मैंने ये प्लेलिस्ट चालू करी है, ये पहली वीडियो है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी दिया गया है जिसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक है। तो ये मैं बनाने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, मतलब अलग अलग यूट्यूब चैनल्स की नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसा समझाया हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आया था। हम अपने 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं एलएलबी के एंड तो मैंने ये स्टार्ट करा है एंड आई नो कि आपको समझ आ जाएगा। मुझे आई बिलीव कि आपको ये समझ आएगा जो मैं आप सब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या है पहले तो देख लेते हैं। सेक्शन 1 जो है हमारा सोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस लॉ इज कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। अगर आप बीएनएस के बेर एक्ट में जाओगे तो वो लिखा है दिस लॉ में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। तो ये तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 जो है वो बोलता है। ये जो 1 2 3 मैंने लिखे हुए हैं आई विल शो यू। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये सब सेक्शंस हैं। अभी बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। बड़ा ही इजी लैंग्वेज है ना। आपको भी अच्छा लगेगा, समझने में मज़ा आएगा और अच्छे से याद रहेगा। पेपर में आप कितना भी बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ लो लेकिन लिख के आप अपनी तरीके से आते हो, इसीलिए मैंने और बेहतर वे में आपको समझाने की कोशिश करी है जिससे कि आप और अच्छे तरीके से लिख पाओ अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो सबसेक्शन 1 है दिस लॉ इज़ कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। हमें पता है पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू ही जो है रीमोडिफाइड हुआ था और जितने भी सेक्शंस थे वो फिर से लाए गए हैं और एक अच्छे से अरेंजमेंट में लाया गया है, क्योंकि हमारा जो पहले वाला लॉ था आईपीसी वो बहुत पुराना था। ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इट विल स्टार्ट ऑन द डेट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। डिफरेंट पार्ट ऑफ द लॉ कैन बी डिफरेंट डेट्स। मतलब क्या है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है नोटिफाई करा था ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है। और जो है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द, मतलब जो इस प्रोविजन, इस जो ये जो लो है बीएनएस का, अलग अलग जो लो हैं, मतलब इसके जो सेक्शन हैं वो अलग अलग डेट पे लागू हो सकते हैं, ऐसा इसमें ये सेक्शन बोलता है सब सेक्शन। तो सब सेक्शन 3 क्या कहता है, पर्सन कैन बी पनिश्ड ओनली इफ दे ब्रेक द रूल्स। अगर हम बेयरट की लैंग्वेज देखेंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, बट इसको मैंने बड़ा ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है कि सब सेक्शन क्या कह रहा है, पर्सन कैन बी पनिश्ड ओनली इफ़ दे ब्रेक द रूल्स, ओनली इफ़ दे ब्रेक द रूल्स ऑफ दिस लॉ इन साइड इंडिया। कि जो भी व्यक्ति है अगर इंडिया के अंदर जो है ब्रेक करता है किसी भी लॉ को, यू वॉन्ट बी पनिश अंडर दिस लॉ फॉर एनीथिंग एल्स अनलेस इट इज़ मेंशन है। मान लो इसके अंदर कोई ऐसी पनिशमेंट या फिर कोई भी ऐसा प्रोविजंस ही नहीं दे रखा जिसके थ्रू आप पनिश हो सको, तो फिर आप उस पनिश नहीं होगे। ठीक है, अनलेस इसमें मेंशन होना चाहिए। मतलब आपने कुछ भी एक्ट करा हो और वो इसमें अगर मेंशन है तो फिर आप पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है, इफ समवन कमिट क्राइम आउटसाइड इंडिया बट इंडियन लॉ से दैट दे कैन बी पनिश एंड देन दे विल बी ट्रीटेड एज इफ दे कमिटेड द क्राइम इनसाइड इंडिया। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर तुम भारत के बाहर भी अगर कोई क्राइम कमिट करते हो और वो अगर इस प्रोविज़न से मिलता है तो फिर आप ऐसे ही ट्रीट करे जाओगे जैसा कि आपने भारत के अंदर क्राइम कमिट करा है। सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, दिस लॉ ऑल्सो अप्लाई इन दिस केसेस। 3 केसेस हैं जिसमें ये लॉ जो है अप्लाई होता है। ठीक है, पहला, इफ़ एन इंडियन सिटीजन डज समथिंग रॉन्ग आउटसाइड, अगर भारत के बाहर जाके, आउटसाइड लिखा है वहाँ पे बियॉन्ड द इंडिया ऐसा कुछ करके लिख दिया जाता है बेरेक्ट में। इफ़ एन इंडियन सिटीजन डज समथिंग रॉन्ग आउटसाइड, भारत के बाहर अगर कुछ गलत करते हो। इफ़ एनीवन कमिट क्राइम ऑन अ इंडियन शिप और एयरप्लेन, यहाँ पे लिखा है, अगर हम बेरेक्ट में जाएंगे तो रजिस्टर्ड लिखा है कि रजिस्टर्ड अगर कोई ऐसे एयरक्राफ्ट वगैरह में, तो बड़े मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडियन शिप या फिर एरोप्लेन में कुछ भी ऐसा क्राइम कमिट करता है पूरी दुनिया में, मान लो एरोप्लेन है कहीं और दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री में उड़ रहा है और वहाँ पे आपने क्राइम कमिट कर दिया एरोप्लेन के अंदर, तो आप बीएनएस के सेक्शन के तहत ही पनिश्ड होगे। इफ़ समवन सिटिंग आउटसाइड इंडिया अटैक का कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है, अगर मान लो आप बाहर
भारत के बाहर हो और कंप्यूटर मतलब इंडिया के कंप्यूटर्स पे अटैक करते हो, लाइक हैकिंग हैकिंग कर लेते हो, दे विल बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ। इलस्ट्रेशन एक दे रखा था इसमें, सपोज ए एन इंडियन सिटीजन किल समवन इन अनदर कंट्री। ए है जो इंडियन सिटीजन है जो दूसरे कंट्री में मारा गया, ही कैन बी अरेस्टेड एंड ही कैन बी मतलब किसी को मारता है दूसरे कंट्री में, ही कैन बी अरेस्टेड एंड ट्रेड फॉर मर्डर इन इंडिया इफ़ ही फाउंड एयर। जहाँ पे भी ये पाया जाएगा उसी जुरिडिक्शन में बीएनएस के प्रोविजन उस पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, मान लो मार के यहाँ भारत में आ गया तो वो जहाँ भारत में आया है वहीं की जुरिडिक्शन में वो उसके ट्रायल चलेंगे। सबसेक्शन 6 बोलता है द लॉ डज नॉट अफेक्ट द अदर स्पेशल लॉ सच एज दोज डीलिंग विद मुटिनी। अब क्या है कि इसमें दो चीज़ की बात करी गई है, मुटिनी और डिजर्शन बाय द सोल्जर सेलर और एयरमैन इन द इंडियन गवर्नमेंट। मुटिनी एंड डिजर्शन क्या है? मुटिनी तो होता है कि मान लो आप आर्मी ऑफिसर हो एंड अपने अपने सुपीरियर की बात नहीं कर रहे हो या फिर उनके रिबेल करना चाह रहे हो, रिबेल कर रहे हो, तो वो मुटिनी है। तो उन वो बीएनएस उस पर अप्लाई नहीं होंगे, वो अलग जो स्पेशल लॉज हैं उनके लिए उससे वो जो है जो भी उनके ट्रायल चलेंगे वो होगा। डिजर्शन आपको पता होना, डिजर्शन मतलब आप अपनी आर्मी की कोई भी ऐसी जॉब छोड़ देते हो जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को वीकन करता है। ठीक है, तो एकदम से और फिर रिटर्न भी नहीं हो रहे हो ना कोई बता रहे हो, तो वो भी इससे जो है वो नहीं होगा, क्या कहते हैं प्रो मतलब ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे बीएनएस के सेक्शन, उस केस में भी ये प्रोविजंस जो है बीएनएस के वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एनी लोकल लॉ या कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है, फॉर एग्जांपल पहले जेके से पहले मान लो अपना 2019 में एवोल्यूशन ऑफ 370 से पहले जो था जम्मू कश्मीर के लिए अलग लॉ बना था रणवीर पीनल कोड। तो ऐसी अगर कोई स्पेशल लॉ बनाया कैसे किसी भी ट्राइब एरिया लेकिन तो उसमें भी ये अप्लाई नहीं होगा, ऐसा इसमें दिया हुआ है सब सेक्शन 6 में। सेक्शन 2 अब हम डिफाइन बात कर लेते हैं, कई सारे डेफिनेशंस की बात करते हैं, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया हुआ है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 जो है एक्ट के बारे में बताता है। एक्ट सिंपल मीनिंग है, एक्ट मीन्स अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। अब यहाँ पे नहीं सब खत्म होता ये चीज़, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। इवन इफ़ अ पर्सन डज मैनी एक्ट, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कमिट करा है, कई सारे एक्ट एक साथ करें, तो इट कैन स्टिल ट्रीटेड एज अ वन एक्ट। ठीक है, एनिमल मतलब एनी सब सेक्शन 2 बोलता है, एनिमल मतलब कोई भी क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर, कोई भी लिविंग क्रिएचर है सिर्फ मनुष्य को छोड़ के वो एनिमल कहलाएगा। काउंटरफिट, कोई भी काउंटरफिट क्या बोलते हैं? अ पर्सन काउंटरफिट व्हेन दे मेक वन थिंग लुक लाइक अनदर। उसमें काउंटरफिट की अगर हम रियल बेरेट की लैंग्वेज देखें, रियल छोड़ो बेरेट की लैंग्वेज देखें, तो उसमें रिजेंबलेंस की बात हुई है कि कोई भी चीज़ को आप रिजेंबल करते हो। तो इसको मैंने बड़ा सिंपल वे में आपके आगे जो है समझाया हुआ है। व्हेन दे यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, व्हेन दे मेक वन थिंग लुक लाइक अनदर, मान लो कोई चीज़ है तुम बिल्कुल सेम बना दे रहे हो हैं ताकि तुम किसी को चीट कर सको, ताकि तुम किसी को चीट या डिसीव कर सको, तो वो है काउंटरफिट। एक्सप्लेनेशन 2 दे रखी है इसके अंदर। पहला कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम एकदम कॉपी कर दो, आप परफेक्ट ही कॉपी कर दो, उसमें एग्जैक्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कॉपी डजेंट नीड टू बी परफेक्ट। ये भी एक्सप्लेनेशन 1 को भी सिंपलीफाइड वर्जन में आप लिखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2, इफ़ अ पर्सन मेक वन थिंग लुक लाइक अनदर इन वे दैट कैन डिसीव समवन, अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई चीज़ बनाता है, कोई भी चीज़ ऐसी बनाता है जो दूसरे को डिसीव करने के लिए बनी हो, देन द लॉ विल एज्यूम दैट द पर्सन इंटेंडेड टू डिसीव। तो लॉ जो है ना यही एज्यूम करेगा, मान लो कोई तुमने चीज़ बना दी कि भाई तुम जो है कोई जो चीज़ बनाई है भाई तुमने भले ही उस रीज़न से नहीं बनाई, लेकिन अगर सेम उसकी तरह बना दी तो लो यही मान के चलेगा कि तुमने सामने वाले व्यक्ति को डिसीव करने के पर्पज़ से ही बनाया, अनलेस द दे कैन प्रूव अदरवाइज, जब तक वो व्यक्ति प्रूव ना करते कि नहीं भाई मैंने ऐसे पर्पज़ के लिए नहीं बनाया है। द सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? कोर्ट क्या है? अ जज और अ ग्रुप ऑफ जजेस हु आर लीगली अलाउड टू जुडिशियल एक्ट, मतलब कोई भी कोर्ट उसे ही कहेंगे जिसमें जज या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ कंपेनियन जजेस जो होते हैं किसी भी बेंच पे, तो वो किसी भी कानूनी रूप से एक्ट कर सकते हैं अपनी जुडिशरी उसे ही अकॉर्डिंग टू जो भी लॉ हैं उसके थ्रू, तो वही सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है, वो कोर्ट है। डेथ मीन्स अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब डेथ मतलब वही किसी भी मनुष्य की मृत्यु। ठीक है, अनलेस द कंटेक्स्ट से अदरवाइज। डिसऑनेस्टली सबसे इजी है, रोंगफुल गेन टू वन पर्सन, रोंगफुल लॉस टू अनदर पर्सन, रोंगफुल गेन टू वन पर्सन, रोंगफुल गेन टू अनदर पर्सन, ये दिमाग में रखो, रट लो इस चीज़ को, हो जाएगा। ठीक है, डिसऑनेस्टली का एक आगे लिखा है डूइंग समथिंग विद इंटेंशन टू कोज, इंटेंशन टू कोज रोंगफुल गेन टू वन पर्सन टू रोंगफुल लॉस टू अनदर पर्सन। डॉक्यूमेंट क्या है? ये तो मैंने भी रट रखा था डिसऑनेस्ट की सबसेक्शन जब हम आईपीसी पढ़ रहे थे। तो सबसेक्शन 7 क्या है? डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 3 चीज़ का याद रखो, लेटर हो, नंबर हो, मार्क हो, जो एविडेंस के लिए यूज्ड हो सके। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि इट डजेंट मैटर दैट हाउ और वेयर इट इज़ रिटन, ज़रूरी नहीं कि कहाँ पे या कैसे लिखा हुआ है, इट इज़ स्टिल डॉक्यूमेंट इवन इफ इट इज़ नॉट इन द, अगर मान लो कोई भी चीज़ है कोर्ट में, ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ हो रही है नहीं हो रही,
फिर भी वो अगर कहीं पे लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि कैसे लिखा है, किस पे लिखा हुआ है, वो माना जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, एग्जांपल है कुछ, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हो गया, ठीक है, चेक हो गया, कोई भी पावर अटर्नी हो गया, मैप प्लान हो गया जो एविडेंस के लिए यूज़ होता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन हो गया। एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलता है, इफ़ समथिंग इज एक्सप्रेस इज अ कॉमनली अंडरस्टूड इज अ बिजनेस। मान लो इसमें समथिंग इस बड़ा, एक्सप्लेनेशन टू में जाओगे तो थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेनेशन टू को भी लिखा हुआ है कि कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है कॉमनली अंडरस्टूड के लिए। मान लो कोई सोसाइटी या बिजनेस के रिगार्डिंग कोई चीज़ दी हुई है, साइनिंग बिल, ठीक है, जब हम आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो बिल मिलता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट में कंसिडर करा जाएगा। इलस्ट्रेशन असाइन ऑन द बिल, इलस्ट्रेशन वही दे रखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, कि पे टू द होल्डर एज पर द बिजनेस यूजेज, सो दिस राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। मान लो कि ए है ना, जो कि ड्रॉअर है, और बी है जो कि ड्रॉई है। ड्रॉई मतलब बैंक हो गया, ए के पास पैसा है उस बैंक में, ठीक है, बी के। अब एक पेई आता है, वो बोलता है मुझे पैसे चाहिए, ए बोलता है बी को कि पैसे दे दो, तो ये जो इसका बिल जो ये बी देगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, है ना, तो उसको भी जो है डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। फ्रॉडुलेंटली क्या है, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली क्या आता है, पर्सन डज समथिंग फ्रॉडुलेंटली, दे इंटेंड टू चीट और डिसीव, है ना, कोई इंटेंड करता है भाई, डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को, तो वही। जेंडर का मतलब ही का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि फेमिनिज्म को बिल्कुल डाउन कर देना, नहीं, ही का मतलब यहाँ पे कंसिडर ही करा गया है, वुमेन, मेल, ट्रांसजेंडर, है ना। आई डोंट नो वाई किसी चीज़ क्यों नहीं करा गया, बट हाँ ही है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ट्रांसजेंडर हैज़ द मीनिंग गिवन अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट। ट्रांसजेंडर की जो मीनिंग है अगर देखा जाए तो इसमें अलग से दी गई है दूसरे एक्ट में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 में जो आया था। अगर हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो इसमें नहीं दी है ना, उसके लिए हमें वो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट को रिफर करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है गुड फेथ का, समथिंग इज़ नॉट सेट टू बी डन इन गुड फेथ, इट इज़ डन विदाउट अ प्रॉपर केयर। अगर मान लो कोई भी चीज़ बिना किसी प्रॉपर केयर और अटेंशन के करी गई है तो वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। मान लो कोई एक्ट कर रहा है और वो जान रहा है कि वो एक्ट भाई उसको नुकसान पहुंचा सकती है ना, और उस चीज़ के लिए वो अवेयर भी है लेकिन वो ले ही नहीं रहा प्रॉपर केयर अटेंशन, तो फिर वो गुड फेथ में नहीं होगा, ठीक है। और अगर गुड फेथ में करा गया है, मतलब प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ किसी की हेल्प करी गई है, कुछ भी काम करा गया है, तो वो गुड फेथ में माना जाएगा। गवर्नमेंट सबसेक्शन 11, गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यही तो गवर्नमेंट होती है। हार्बर मतलब किसी भी ऐसे भी क्रिमिनल को या जिसने कोई एक्यूज है और उसको किसी भी तरह से सपोर्ट करना, मान लो उसे छुपाने में सपोर्ट करना, उसको भगाने में, या फिर उसको खाना भी या शेल्टर भी दे रहे हो, या फिर पैसा भी दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के सपोर्ट कर रहे हो, या किसी भी तरह का सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो पकड़े जाने से बच सके, तो वो हार्बरिंग कहलाता है। सबसेक्शन 12 में दिया गया है, पहले आई थिंक 52 में था आईपीसी के। 13 क्या है, इंजरी यानी हार्म कोज इलेगल। अब इंजरी क्या होता है, इंजरी जब आए तो बस ये लिख लेना कि हार्म कोस्ट इलेगल टू पर्सन, मतलब किसी भी तरह को, किसी भी व्यक्ति के बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, बॉडी माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी को अगर कोई हार्म पहुंचाता है, इंजरी पहुंचाता है इलीगली रूप से, तो जो है ये जो है अपना इंजरी कहलाएगा। सबसेक्शन 13 बताता है। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। इलीगल क्या है, अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति है, लीगल कुछ करने के लिए है और वो नहीं करता है उस चीज़ को, या फिर कोई लॉ बोलता है कि भाई ये काम मत करो और वही काम कर रहा है ना, तो उसे इलीगल बोला जाता है। कैन बी रीज़न फॉर अ सिविल केस। सिविल केसेस में लीगल की मेन चीज़ जो है डिस्कस करी जाती है। सबसेक्शन 14 इलीगल बता रहा है हमें। अब अ पर्सन इज़ लीगली बाउंड टू डू समथिंग इफ इट इज़ नॉट डूइंग इट इज़ इलीगल। मान लो कोई बंदा है, भाई मैंने जो ऊपर बताया कि कोई बंदा भाई लीगल है कुछ करने को और वो नहीं करता है, तो वो इलीगल के रूप में ही माना जाएगा। जज क्या है, जज कौन होता है, अब पहले तो हमने कोर्ट में डिसाइड करा, अब कोर्ट क्या था, अब हमने जज को पूछते हैं। अब जज क्या है, ऑफिशियली जज को जज ही बोला जाता है, ऐसा मेरठ में भी लिखा हुआ है। हैज़ अ पावर टू गिव द फाइनल जजमेंट, जिस व्यक्ति के पास कोई फाइनल जजमेंट देने की पावर हो वही जज कहलाता है। सिविल या क्रिमिनल केस में इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप सच अ जजमेंट, ठीक है। इलस्ट्रेशन, अब मजिस्ट्रेट हु कैन पनिश, जो भी मजिस्ट्रेट है वो पनिश कर सकता है विद अ फाइन या जेल के साथ, उसे भी जो है हम जज बोलेंगे। लाइफ क्या है, सबसेक्शन लाइफ बताता है कि लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंटेक्स्ट सेज अदरवाइज, मतलब किसी भी मनुष्य की जो लाइफ है, जिंदगी है, उसको ही लाइफ को डिस्कस कर बताया गया है सबसेक्शन 16 में। लोकल लॉज क्या है, अ लॉ दैट अप्लाई ओनली इन स्पेसिफिक एरिया, जो सिर्फ कुछ पार्ट में ही अप्लाई है। मान लो आप नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ पार्ट्स में जाते हो जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लॉज अप्लाई है, तो वो लोकल लॉज मान लो कहलाए जाते हैं, ठीक है। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग, कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग हो गया, नो मैटर व्हाट एज। अभी हम फीमेल भी बात करेंगे, ठीक है, आगे है वो।
मेंटल इलनेस हैज़ द सेम मीनिंग हैज़ द मेंटल हेल्थ। मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल प्रॉब्लम, मान लो कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो कहाँ पे दिया हुआ है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2020 में दिया हुआ है। मंथ एंड ईयर कैसे डिसाइड होंगे, व्हेन द वर्ड जहाँ पे भी मंथ और ईयर यूज होगा तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जो जनवरी टू दिसंबर जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, विक्रम संवत नहीं जो अपना हिंदुओं वाला है, या फिर हमारा कोई अदर जो होते हैं रिलीजियस, वो नहीं, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, जनवरी टू दिसंबर। मूवेबल प्रॉपर्टी की मीन्स ऑल द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है हर तरह की प्रॉपर्टीज होती है एक्सेप्ट कोई ज़मीन हो गई या फिर कोई चीज़ जो अर्थ से अटैच है, लाइक जैसे कोई पेड़ हो गया या फिर कोई बिल्डिंग हो गई। अब आप बोलोगे भाई टिम्बर ऑफ ट्री, वो तो टीपीए में चला जाऊँगा मैं, छोड़ो टीपीए भी हमने पढ़ रखा है, तो टीपीए में अगर हम ट्री को काट देते हैं तो वो मूवेबल बन जाता है, वो बात की चीज़ है। अभी आप ये समझ लो कि कोई भी लैंड हो गया या फिर कोई चीज़ जो अर्थ से अटैच है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में मानी जाती है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है उस चीज़ को। नंबर सब सेक्शन 22 नंबर डिफाइन करता है, कोई भी सिंगुलर लाइक अ पर्सन ऑल्सो मीन प्लूरल लाइक अ पर्सन्स हो गया। एस और एस का डिफरेंस है ना, यहाँ पे एस लिया गया तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, यहाँ पे पर्सन आ गया, एस नहीं लगाओ तो सिंगुलर हो गया। एंड वाई वर्सा भी वही है। ओथ सबसेक्शन 3 ओथ बताता है, मान लो कोई फॉर्मर प्रॉमिस करता है लिख के कि भाई मैं मानता हूँ ये चीज़, मैं शपथ लेता हूँ, तो वो ओथ होगा, फॉर्मल प्रोमिस हो रहा है। अलीगल डिक्लेरेशन, कोई भी लीगल डिक्लेरेशन करता है कोर्ट वगैरह में या फिर पब्लिक सर्वेंट के आगे। ऑफेंस मतलब सबसेक्शन 24 में लिखा हुआ है, ऑफेंस मतलब एक्ट पनिशेबल अंडर दिस लॉ, जो भी एक्ट इसके अंदर करा गया है ना, और जो पनिश्ड है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। मान लो कोई इसके अंदर एक्ट लिखा गया है और उस पनिशमेंट भी दी गई, भाई ये एक्ट करने पे तुम पनिश होगे, तो वो ऑफेंस तुमने वो जो एक्ट करा है वो ऑफेंस माना जाएगा। बट इन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफेंस इज ऑल्सो इंक्लूड, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें कई सारे सब सेक्शन दे रखे हैं जो आपके दिमाग से फिट भी नहीं होंगे, आई थिंक याद करने की कोशिश करोगे तो बार बार भूल जाओगे, तो बट आप स्मॉल में ऐसा लिख सकते हो। बट इन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफेंस ऑल्सो इंक्लूड द एक्ट पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ, कुछ स्पेशल लॉज में, लोकल लॉज में भी मतलब जो ऑफेंस है वो उनकी मतलब अलग अलग तरीके से बताया गया है। इन सम अदर सेक्शन द एक्ट मस्ट बी पनिशेबल विद एटलीस्ट, कुछ एक्ट हैं जिसमें पनिशेबल जो 6 महीने इंप्रिजमेंट है अंडर द स्पेशल लॉ कंसिडर है ना ऑफेंस, वही जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ है, ठीक है। सबसेक्शन 25 ओमिशन बोलता है। ओमिशन जो एक्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ओमिशन मतलब सिंगल ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशन, वही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ लेते हैं, जो कि है ओमिशन मीन्स नॉट डूइंग समथिंग, कोई व्यक्ति है मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है व्यक्ति, वन सिंगल टाइम और मैनी टाइम। एक एग्जांपल के साथ आपको ओमिशन समझा देता हूँ कि ओमिशन होता क्या है। ओमिशन मान लो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, बैंक के आगे बैठा है, उसका काम है कि वो वहाँ पे बैठे, डेली देखे क्या कोई आ तो नहीं रहा, जा रहा है ना, और वह व्यक्ति क्या करता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हाँ चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो व्यक्ति चेक कर ले, वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, मान लो वो अपना काम जो है उसका देखने का है, लेकिन वो काम पे तो आ रहा है लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं बैठ रहा है अपनी, कहीं और घूम ले रहा है, कभी कुछ कर ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो वो ओमिशन है, ठीक है। अपना काम जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसे ओमिशन बोलेंगे। उस समय जो भी मान लो कोई घटना घटित हो जाती है ना, तो वो भी लाइबल होगा ओमिशन के तहत, ठीक है। पर्सन सबसेक्शन 26 पर्सन इंक्लूड द इंडिविजुअल, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एसोसिएशन और ग्रुप हो, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, जो भी रजिस्टर्ड है या नहीं भी है तो उससे पर्सन माना जाता है, ठीक है। पब्लिक क्या मतलब होता है, पब्लिक कैन मीन एनी सेक्शन ऑफ द पीपल, पब्लिक मतलब कोई भी पीपल का कोई एक सेक्शन हो गया या फिर कोई समूह हो गया, कम्युनिटी हो गई। पब्लिक सर्वेंट सबसेक्शन 28 में दिया गया है, इंक्लूड मैनी टाइप ऑफ ऑफिशियल सच एज अ कमीशन ऑफिसर, कई तरह के। अब देखो सबसेक्शन 28 में कई सारे सब क्लोज दे रखे हैं, मतलब क्लोजेस दे रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसेक्शन अभी हम 2 पढ़ रहे हैं ना, सबसेक्शन 2 का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 28 जो है उसके कई सारे क्लोज हैं। क्लोज ए बोलता है कमीशन ऑफिसर, कौन कौन होते हैं कमीशन ऑफिसर, आर्मी हो गया है ना, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया। जज और एनीवन अलाउड बाय लॉ, कोई भी जज हो गया, ये भी जो है पब्लिक सर्वेंट माने जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रॉपर्टी या फिर गिविंग ओथ वगैरह जो दिलवाता है वो माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट। कोई भी आर्बिट्रेटर हो गया जो सुलह करवाता है, ठीक है। जेल ऑफिसर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गए, किसी भी तरह का ऑफेंस जो रोकते हैं, है ना। फाइनेंस रिगार्डिंग कोई भी ऑफिसर हो गया जो पब्लिक मनी को हैंडल करता है, प्रोटेक्ट गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। लोकल सर्वे या लोकल टैक्स को जो वो करता है, हैंडल करता है, लैंड सर्वे करता है, वो भी हो गए। इलेक्शन ऑफिसर्स हो गए, वोटर लिस्ट और जो मैनेज करते हैं, इलेक्शन मैनेज करते हैं। और एक के बोलता है कि अदर्स या एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन मतलब एनी वर्किंग इन द, जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है वो भी माना जाएगा, ठीक है।
मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। एनीवन वर्किंग फॉर अ लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी का कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो भी पीएसयू जैसे होते हैं ओएनजीसी वगैरह के लिए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के लिए पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन, इफ समवन इज नॉट ऑफिशियल अपॉइंटेड, कोई भी ऑफिशियल अपॉइंटेड नहीं है किसी भी काम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा, मान लो किसी भी काम करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऑफिशियली अपॉइंटेड नहीं है, इफ़ दे डू द वर्क फॉर द पब्लिक, अगर वो किसी ऐसा कोई काम करता है जिसमें वो समाज से जुड़ा है और वो समाज रिलेटेड काम करता है, पब्लिक रिलेटेड काम करता है, दे आर कंसिडर्ड वन एज द पब्लिक सर्वेंट। इफ अ पर्सन एक्चुअली वर्किंग इन द पब्लिक, दे आर ट्रीटेड एज वन, अगर वो एक्चुअली में काम कर रहा है तो उसे वो माने जाएगा। इफ देयर इज अपॉइंटेड है सम लीगल इशू, अगर मान लो उसको लीगल इशू भी है, लीगल इशू क्रिएट हो रहा है और वो फिर भी काम कर रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के रूप में ही माना जाएगा। इलेक्शन मीन्स, इलेक्शन लेजिस्लेटिव म्यूनसिपल भी जो है माना जाएगा, कोई भी अथॉरिटी जो उसके रिगार्डिंग देखता है। इलस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोई म्यूनसिपल कमीशन कॉर्पोरेशन बोल रहा हूँ, कमिश्नर हो गया, तो वो पब्लिक सर्वेंट है, बट वो वैसे वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, लोकल बॉडी के अंडर कोई काम कर रहा है। रीजन टू बिलीव क्या होता है, पर्सन सेड हैव अ रीजन टू बिलीव समथिंग ओनली व्हेन ही हैज़ अ सफिशिएंट कोज, अ गुड रीजन टू बिलीव, नॉट जस्ट अ गैस। मान ले कि भाई कोई चीज़ है, मैं गैस कर रहा हूँ कि ये पेन है, ये गैस सिर्फ नहीं माना जाएगा। रीज़न टू बिलीव होगा कि ये पेन है, इसमें क्योंकि इंक डली हुई है, इसमें सिक्का डला हुआ है, ठीक है, और ये चलता है इस वजह से, ये मेरा रीज़न टू बिलीव है। स्पेशल लॉ क्या है, स्पेशल लॉ, द लॉ टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब मान लो साइबर लॉ हो गया, एंटी टेरर लॉ हो गया, जितने भी होगा स्पेशल लॉ है ना, पोक्सो वगैरह, वो स्पेशल लॉज में कंसिडर्ड होंगे। वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या होता है, डॉक्यूमेंट दैट गिव अ ट्रांसफर लिमिट और एंड ऑफ लीगल राइट, किसी भी तरह का लीगल राइट शो कर रहा है ना, या फिर कोई ट्रांसफर, मान लो प्रो पावर अटर्नी हो गया तो ये वैल्यूबल सिक्योरिटी हो गया, या फिर कोई बैंक का चेक हो गया, ये वैल्यूबल सिक्योरिटी है। इफ़ अ साइन अ चेक, मैंने बोला चेक हो गया, या बिल ऑफ ट्रांसफर हो गया, मान लो पावर अटर्नी है जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, राइट टू राइट ट्रांसफर ऑफ इट्स राइट टू अनदर पर्सन बिकम अ वैल्यूबल सिक्योरिटी। वैसल क्या होता है, वैसल में बर्तन वाला वैसल नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी के ऊपर चलता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, इन सिंपल हम बोल सकते हैं बोट या शिप को जो है हम ये बोलते हैं शिप, मतलब वैसल बोलते हैं। बर्तन तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, उसे तो ये टेंशियल बोलते हैं। वॉलंटरली क्या है, अ पर्सन कोजेज समथिंग वॉलंटरली, वॉलंटरली में तो जानबूझ के क्या है, इफ़ ही इंटेंडेड, अगर उसका इंटेंशन है कुछ करने का, ठीक है, और ही न्यू दैट हैड टू रीजन टू बिलीव, कि उसे पता लग रहा है कि अगर उसके एक्शन की वजह से ये काम होगा ही होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरली। इफ़ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, ए बर्न अ हाउस एट अ नाइट, ए जो है, इफ़ ए बन किसी का घर जो है जलाता है रात में, कमिट मतलब ये इसलिए जलाता है ताकि वह रोबरी कर सके, और सम्मन मर सकता है, उसे पता है कि भाई कोई सम्मन मर सकता है अगर वो जला रहा है किसी के घर को, तो ए वोलेंटली कोज टू डेथ इवन इफ इट डिडंट वांट टू। अगर मान ले कि मैं किसी का घर जला रहा हूँ, मैं हूँ, ये फ़ोन है, ये फ़ोन को मैं जला रहा हूँ और मुझे पता है कि इससे भाई ये फ़ोन पूरा ख़राब हो जाएगा, तो मेरा ये वॉलंटरली है एक्ट, ठीक है। विल क्या होता है, अ लीगल डॉक्यूमेंट इफ अ पर्सन राइट दैट शुड हैपन टू देयर प्रॉपर्टी आफ्टर देयर डेथ। मान लो विल सबसे इजी, हमारे दादा परदादा मान लो मरने से पहले बोलते थे कि बड़े बेटे के नाम पे इतना होगा, छोटे बेटे के नाम पे इतना होगा, तो वही विल। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ, हमने पढ़ा था ना ऊपर मैन, तो वही यहाँ पे आ गया हमारा वुमेन का। तो वुमेन मतलब कोई भी फीमेल जो है, महिला जो है किसी भी एज की, उसे हम वुमेन का डेफिनेशन वुमेन बोलते हैं इस प्रोविजंस के, इस स्टैट्यूट के तहत। अब 36 रोंगफुल गेन। रोंगफुल गेन क्या है, गेटिंग प्रॉपर्टी इलीगल मीन्स किसी भी इलीगल तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी को लेना, व्हेन द पर्सन हैज़ नो लीगल राइट। मान लो कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है और फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश करो, तो रोंगफुल गेन है। रोंगफुल लॉस क्या है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी और गलत तरीके से आप खो जाते हो मतलब हाथ खो बैठते हो उस प्रॉपर्टी से, तो व्हेन द पर्सन हैज़ अ लीगल राइट टू डू इट। मान ले कि भाई मेरे पास एक लीगल राइट था, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का जिसमें मैं बैठा हूँ, और भाई मेरे से कोई कब्जा लेता है, तो वो मेरा रोंगफुल लॉस है, ठीक है। अब गेनिंग रोंगफुल, अब सबसेक्शन 38 बताता है गेनिंग रोंगफुली, लूजिंग रोंगफुली। गेनिंग रोंगफुली मतलब आइदर टेकिंग और प्रॉपर्टी इलीगल, कोई भी चीज़ को लेना या देना जो है प्रॉपर्टी का इलीगल, और कीपिंग इट इलीगली, ठीक है, वो रोंगफुल गेन होगा। लूजिंग मतलब वही आइदर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम द गेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब किसी को रोकना भाई कि नहीं नहीं ये मेरा है, तो वो भी इलीगल ही है ना। और बीइंग इलीगल डिप्राइव ऑफ इट, उसको वंचित कर देना इलीगली रूप से, तो वो अपना रोंगफुल लॉस ही कर रहा है ना प्रॉपर्टी से, तो वही है ये डिप्राइव, ठीक है। सबसेक्शन 39 पढ़ लेते हैं। वर्ड नॉट डिफाइंड हेयर इफ एनी वर्ड आर नॉट, मान लो कोई चीज़ इसमें डिफाइन नहीं है, इफ एनी वर्ड आर नॉट डिफाइंड इन दिस, सही था, बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मान लो आईटी एक्ट 2000 में या भारतीय बीएनएसएस में डिफाइन है, तो देन मीनिंग फ्रॉम दोज लॉ विल बी यूज्ड है, तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए।
अब जनरल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशन इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 3, जिसका सब सेक्शन 1 बोलता है वेन एवर दिस लॉ संहिता डिफाइन एन ऑफेंस गिविंग गिव्स अ पनिशमेंट और गिव एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन। जब भी कोई जब भी लॉ मतलब ये जो संहिता है कोई भी ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है या एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब एग्जाम्पल मतलब इलस्ट्रेशन दे रहा है किसी भी क्राइम का, ऑल ऑफ देम शुड बी रीड अलोंग विद, सारे के सारे वो जो है जनरल एक्सेप्शन के साथ रीड होंगे चैप्टर, इवन इफ दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिटन अगेन एंड अगेन इन दिस एवरी सेक्शन। मान लो हर सेक्शन में मान लो एक सेक्शन में लिख दिया, दूसरे सेक्शन में नहीं लिखा, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में भी लिखना जरूरी था जो कि पहले वाले सेक्शन में लिखा हुआ है, तो हम उसको अगेन एंड अगेन जब हम रीड करेंगे सेक्शन 2 तो सेक्शन 1 को भी हम रिफर करेंगे। एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। इलस्ट्रेशन, इफ अब इलस्ट्रेशन के साथ हम समझ सकते हैं, इवन इफ अ सेक्शन से थीफ्ट और मर्डर इज अ क्राइम, जब कोई सेक्शन बोलता है कि जो थीफ्ट है और मर्डर है, चोरी करना और किसी को मारना क्राइम है, जान से मारना, इट डज नॉट मीन अ चाइल्ड अंडर 7 विल बी पनिश्ड। मतलब एक सेक्शन है जिसमें चाइल्ड को बताता है कि जो भी 7 साल के अंदर के बच्चा होगा उसमें कोई भी वो पनिश नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन यही है कि कोई 7 साल से कम उम्र वाला बच्चा जो है क्राइम कमिट नहीं कर सकता। सपोज तो वो जहाँ पे भी होगा वो वहाँ मान लो थीफ्ट में है, तो थीफ्ट में अगर कोई 7 साल से बच्चा कोई चोरी करता है तो वो तब भी नहीं अप्लाई होगा। मर्डर करता है तो 7 साल से कम वाला, तो वो माना ही जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्सेप्शन पढ़ना ही पड़ेगा ये वाला, है ना। इट डज़ नॉट मीन अ चाइल्ड, हर जगह वो रीड अलोंग विद, मतलब जो कोई मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको थीफ्ट पढ़ा रहा हूँ, मर्डर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये हर उसमें एक्सेप्शन बताना पड़ेगा। ऐसी बी है, इसका इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन आई थिंक इनफ है, पढ़ लेता हूँ फिर भी। सपोज ए है, पुलिस ऑफिसर है, कैच करता है जेड को विदाउट वारंट परमिशन। नॉर्मली दिस वुड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, नॉर्मली बोला जाएगा कि भाई बिना परमिशन के तूने कैसे पकड़ लिया, बट जेड इज़ अ मर्डर। अब यहाँ पे जेड ने मर्डर कर दिया, तो ए हैड अ ड्यूटी टू लो अरेस्ट हिम, ए जो है लॉ के द्वारा ही इसको ड्यूटी दी गई है कि उसको अरेस्ट करा। तो जनरल एक्सेप्शन लिखा है, ए डिड नथिंग रॉन्ग, इट इज़ एन ऑफेन, ए डिड नथिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई अगर कोई लॉ ने उसको बोला हुआ है ना पुलिस ऑफिसर को कि वो अरेस्ट कर सकता है अगर किसी भी मर्डर हीनियस क्राइम का कोई हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें जनरल एक्सेप्शन बताने पड़ेंगे। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इफ अ वर्ड इज एक्सप्लेन एनीवेयर इन दिस वर्ड, अगर मान ले कोई वर्ड एक्सप्लेन है एनीवेयर इन दिस संहिता, कोई भी वर्ड इस संहिता के अंदर कहीं पे भी एक्सप्लेन है, द सेम मीनिंग अप्लाई थ्रू आउट द लॉ एंटायर द लॉ, तो सेम जो वर्ड है ना वो पूरे उसमें डिफाइन होगा। अब एक्ट है, एक्ट पूरे डेफिनेशन पार्ट में था, वो पूरे उसमें एक्ट को उसी तरीके से पढ़ेंगे, एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट को, है ना, समझेंगे मतलब। इफ अब सबसेक्शन 3 क्या है, इफ़ योर वाइफ क्लर्क सर्वेंट इज होल्डिंग समथिंग फॉर यू, अगर कोई वाइफ है, इफ़ योर वाइफ क्लर्क और सर्वेंट, मान ले तेरी वाइफ है, तेरी बोल रहा हूँ सॉरी यार, वाइफ सर्वेंट और क्लर्क कुछ भी चीज़ होल्ड करते समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए, एंड देन यू आर कंसिडर्ड टू बी पोजीशन, तो वो माना जाएगा कि वो तुम्हारे पोजीशन में थी वो चीज़, इवन इफ दे आर टेम्प्रेरी वर्कर, अगर वो टेम्प्रेरी वर्कर हैं स्टिल वो तुम्हारे उसमें काउंट करी जाएगी। एग्जाम्पल, इफ़ योर सर्वेंट इज़ कीपिंग अ बैग फॉर अ गोल्ड फॉर यू, मान लो तुम्हारा सर्वेंट है, एक बैग सोने का बैग तुम्हारे लिए रखता है, द लॉ ट्रीट यू एज द ओनर ऑफ द पोजीशन नॉट द सर्वेंट। अब तुम एक बैग लेके आए बाहर से सोने का, है ना, पता नहीं कहाँ से आ गया, तुमने ला के रख दिया, अब वो तुम्हारे मान लो तुम बाहर चले जाते हो, तुमने अपने सर्वेंट को बोलो भाई ध्यान रख उसका, तो अब पुलिस आ रही है उसे पकड़ रही है, पुलिस बोलेगी भाई मेरे को, सर्वेंट बोलेगा भाई मेरा थोड़ी गोल्ड है, वो तो मेरे मालिक का है ना, तो वो ये वही बता रहा है ना। अब सबसेक्शन 4 क्या है, अनलेस द लॉ क्लियरली से अदरवाइज, जब तक कानून सब साफ नहीं बोल देता, अदरवाइज क्या माना जाएगा, द वर्ड एक्ट ऑल्सो इंक्लूड द इलीगल ओमिशन, जो इलीगल ओमिशन है उसको भी, नॉट डूइंग समथिंग व्हेन द लॉ से यू मस्ट। एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर रिफ्यूजेस टू ट्रीट अ पेशेंट डाइंग अ पेपर ऑन अ पर्पस, इट इज़ नॉट जस्ट इनएक्शन, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक अ एक्ट अंडर दिस लॉ। अब क्या लिखा है, एक डॉक्टर है, कोई पेशेंट मर रहा है, ठीक है, और उसको रिफ्यूज़ करता है ट्रीट करने को, मैंने सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जांपल दिया था ना, सेम चीज़ वही है, तो वो सेम इलीगल ओमिशन ही माना जाएगा, ठीक है। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, सब सेक्शन 5 बोलता है, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर कमिट अ क्राइम, कुछ समूह लोगों का समूह जो है कमिट करता है किसी भी तरह का क्राइम, शेयर्ड इंटेंशन, ईच वन इज पनिश्ड इक्वली इवन इफ ओनली वन पर्सन फिजिकली डिड द एक्ट। मान ले कि मैंने 4 बंदे थे, मेरे 4 दोस्त हैं, क्राइम मैंने कमिट करा है, लेकिन हम सब ने प्लान करा था कि भाई फलाना को मारना है, फलाना इन द सेंस कि एक एक्स पर्सन है उसको मारना है, मैं ही मारता हूँ जाके, मैं ही मारता हूँ उस बंदे को, जान से मार देता हूँ, तो क्या ये तीनों भी लाइबल होंगे? मारा तो क्योंकि एक्टस रियस तो मैंने करा है ना, एक्टस रियस मतलब फिजिकल तो एक्ट मैंने करा है ना,
तो कॉमन इंटेंशन हम चारों की थी। तो जो एक्ट मैंने इस पे मारा है, जो एक्ट मैंने करा है, तो जो एक्ट जो ये प्रोविजंस है IBNS जो मेरे पे अप्लीकेबल होंगे वही इन तीनों पे अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हम तीनों चारों का कॉमन इंटेंशन था। तो ये वही बोल रहा है, ठीक है। अब सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, इफ अ क्राइम हैपन ओनली बिकॉज इट वाज डन विद अ क्राइम क्रिमिनल इन नॉलेज और इंटेंशन। अगर कोई भी क्राइम सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन थी, एंड मल्टीपल पीपल टेक द पार्ट ऑफ द सेम इंटेंशन, सारों ने पार्ट लिया है, तो ये भी वही बोल रहा है, लेकिन सब ने, जो सबकी इंटेंशन थी उस व्यक्ति को मारने की, है ना, और एक ने मार दिया, तो वो सब भी लाइबल होंगे, इक्वली गिल्टी होंगे। इफ़ ए एंड बी समवन नोइंग इट विल किल, इफ़ ए एंड बी पॉइजन समवन, मान ले ए और बी है, किसी को जहर दे देते हैं और जानते हैं कि वो मर जाएगा, बोथ आर इक्वली लाइबल फॉर, इक्वली गिल्टी फॉर द मर्डर। सबसेक्शन 7 बोलेगा, सबसेक्शन 7 बोलता है ए क्राइम मे बी डन पार्टली, मान ले ए क्राइम मे बी डन पार्टली और डूइंग समथिंग एंड पार्टली by not partially not doing something and still be considered one complete offense। मान ले कि चाय, एक व्यक्ति था, चाय बना रहा था, उसमें जहर मिला दिया, ठीक है, बी को मारने के लिए। तो वो बी जो है चाय नहीं पीता है, ठीक है, बी जो है वो चाय नहीं पीता है, लेकिन उसने तो जहर मिलाया ना, तो वो कंप्लीट ऑफेंस माना जाएगा, उसको मर्डर के रूप में या कल्पेबल होमिसाइड जो भी है उसके रूप में माना जाएगा, ठीक है, एक कंप्लीट ऑफेंस जो है माना जाएगा। अब 7 क्या बोलता है, इफ़ मतलब उसने कुछ तो पार्ट कर दिया था ना उसका, तो वो कुछ पार्ट जो करा था वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, इफ़ ए एंड बी डजंट ऑल्सो गिव द फूड नोइंग द कॉज ऑफ डेथ, वही जो मैंने बताया था। हाँ, इफ़ क्राइम इज़ डन बाय मैनी एक्ट, अगर कोई क्राइम है जो कई एक्ट द्वारा कमिट हुआ है, समवन इंटेंशनली हेल्प बाय डूइंग एनी वन एक्ट, किसी ने भी गलती से मदद कर दी। तो मान ले कि कोई व्यक्ति है, चाकू से किसी को मारने वाला था, एक आता है कहता है भाई वहाँ चाकू मिलता है वहाँ से ले ले, तो वो भी उतना ही गिल्टी होगा जितना उसने उसको मारा है, ठीक है। इफ़ 5 पीपल बीट समवन एंड 1 पर्सन होल्ड द विक्टिम है, मान ले कि भाई कोई 5 लोग हैं, वो किसी को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग ही कर रहे हैं, और एक ने उस विक्टिम का हाथ पकड़ लिया कि मारो तुम, मैंने हाथ पकड़ रखा है, तो वो व्यक्ति भी जो है सेम ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। यहाँ पे पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन, चलो इलस्ट्रेशन जो दे रखा है बेर एक्ट का वही हम पढ़ लेते हैं। ए एंड बी मेक अ प्लान टू मर्डर जेड, they agree to give Z small dozen of poison at a different time, each one given poison separately but the same goal, ठीक है, to kill Z dies effect of the all the poison doses। easy explanation देखो, illustration तो ये है, even though A and B gave a poison at a different time, A और B ने उस Z को अलग अलग टाइम पे दिया है, बट उन पर कॉमन इंटेंशन थी मारने की, तो वो दोनों ही लाइबल होंगे एक मर्डर के लिए। अब आगे पढ़ लेते हैं हम, सबसेक्शन 9 पढ़ते हैं। इफ़, एक इलस्ट्रेशन है, आप ऊपर रोक के पढ़ लो वीडियो को, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो बन रही है नहीं बन रही, चलो भैया बन रही है। हाँ, इफ़ मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट, अगर कई सारे लोग जो हैं क्रिमिनल एक्ट एक साथ जो है कमिटिंग एक्ट, किसी भी क्रिमिनल एक्ट में एक साथ इन्वॉल्व हैं, ईच पर्सन में स्टिल गिल्टी ऑफ अ डिफरेंट ऑफेंस, हर बंदा किसी भी अलग अलग ऑफेंस के लिए, मान लो किसी ने हाथ पकड़ रखा है तो वो उस ऑफेंस के लिए हो सकता है, जिसने चाकू मारा है उस ऑफेंस के लिए हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन रोल, मतलब उनका खुद का रोल क्या था, इंटेंशन क्या था, सरकमस्टेंसेस क्या थे, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ए अटैक जेड आफ्टर बीइंग डीपली प्रोवोक्ड, ठीक है, जेड ने किसी भी तरह से प्रोवोक कर दिया, एक और ए अटैक कर देता है। फॉर एग्जांपल जेड इंसल्टेड ए बैडली और हर्ट समवन टू क्लोज टू ए, मान ले ए का कोई रिश्तेदार था, माँ थी, बहन थी, और उसको उनको गाली दे देता है, तो जेड इंसल्ट करने के बाद ए भाई उसको मारता है, बिकॉज ए वॉज अ प्रोवोक, हिज क्राइम इज़ अ लेस सीरियस। अब यहाँ पे प्रोवोक तो हुआ है, मारा तो है, तो उसमें ना मान लो उसका जो क्राइम जो उसने एक्ट करा है उसको लेस सीरियस माना जाएगा, इट्स अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अ मर्डर। समथिंग, मान लो कल्पेबल, मान लो मैं हूँ, मेरे को किसी ने प्रोवोक करा, कोई भी गाली दे रहा है तो बुरी बुरी, और मेरा गुस्सा आया, मेरा माइंड कैसा था क्या नहीं था, और इतना ज़्यादा मेरे को टॉर्चर कर दिया कि मैंने उसको मार दिया जान से, तो वो मेरे को मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे, कल्पेबल होमिसाइड के लगेंगे, जिसमें लेस सज़ा होती है। लेस मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया जाएगा, 20 साल की सज़ा और फाइन दे दिया जाएगा। बी ऑन द अदर हैंड
ऑलरेडी हेटेड जेड, बी है मान ले जेड को ऑलरेडी हेट करता है एंड वांटेड टू किल हिम, और वो मारना भी चाहता था। बी जॉइंस ए, बी ने जॉइन को कर लिया, ए को अटैक कर दिया। बी बट बी वॉज नॉट प्रोवोक्ड, बी प्रोवोक्ड नहीं हुआ था, ही सिंप्लीफाइड वांट टू जस्ट वो मर्डर करना चाहता। सो इवन तो ए एंड बी बोथ हेल्प इन किल जेड, तो माना जाएगा कि ए एंड जो बी था उसने भी उसको मदद करी जेड को मारने में। ए इज़ अ गिल्टी ऑफ अ कल्पेबल होमिसाइड, बी इज़ अ गिल्टी ऑफ अ मर्डर, क्योंकि इंटेंशन अलग था ना, उसका तो इंटेंशन यही था कि मार दे। ए बी, ए को माँ बहन की गाली दी, बहुत बुरी तरह दी, मेंटली टॉर्चर कर दिया, बट वो मानना नहीं चाहता था उसको, लेकिन प्रोवोक कितना बुरी तरह कर दिया। बी आता है कहता है ले चाकू मार दे, तो बी तो मर्डर के लिए हो जाएगा, जिसने मारा है वो कल्पेबल होमिसाइड, मतलब उसको कम सजा मिले, क्योंकि उसको इंटेंशन ही नहीं थी ना, प्रोवोक्ड हुआ था वो तो यही वो सबसेक्शन 3 का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9 ये बता रहा है। आपकी यहाँ पे मैंने तीन सेक्शंस जो हैं बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ये प्लेलिस्ट जो है कंटिन्यू रहेगी टिल द बीएनएस एक्ट को मैं पूरा ना पढ़ा दूँ, ठीक है। और बीएनएसएस पे भी बनाऊँगा, बीएसए पे भी बनाऊँगा, टीपीए वगैरह पे भी बनाऊँगा, मेजर लॉज जो है उन पे मैं सब पे बनाने वाला हूँ, बट स्टार्ट विद द बीएनएस 2023। बाय।